नमस्कार सभी देशभक्त भारतवंशियों को। पैट्रियटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है सदा की भांति। आज हम कांग्रेस की चीन के प्रति क्या नीति है या नहीं है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में, वो बीच बीच में कभी कुछ ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं जो देश के पक्ष में तो है लेकिन कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध हो जाती है। तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं जो कल परसों में घटना घटी है। सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में थोड़ा गुत्थम हुई और उसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, जिसमें चीन को ज़्यादा नुकसान हुआ, चीनी सैनिकों को। तो इस पर हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब ने देश के पक्ष में चाइना के खिलाफ एक वक्तव्य दे दिया कि क्या वक्तव्य है इनका। इन्होंने चाइना को कहा ट्वीट में कि चाइना सावधान हो जाओ, जो भारतीय सैनिक हैं अब जानते हैं कि तुम्हारे जैसे जहरीले सांप का फन कैसे कुचला जा सकता है। पूरी दुनिया अब तुम्हारे विस्तारवादी रुख को देख चुकी है, अच्छी तरह समझ चुकी है। उन्होंने मोदी सरकार से यह भी निवेदन किया, आग्रह किया कि चाइना जो ताइवान को लेना चाहता है, अपने अंदर करना चाहता है, लंबे समय से ताइवान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, उस ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दीजिए। इस पर उसके जो आका हैं, जो मालिक लोग हैं बैठे हुए पार्टी के अंदर, उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि चाइना के खिलाफ तुमने कैसे बोल दिया और मोदी गवर्नमेंट को तुम रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो। हम तो मोदी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानते ही नहीं है। हाँ, तो पार्टी ने उनके इस स्टेटमेंट को डिजोन कर दिया, बोला कि ये हमारे पार्टी का रुख नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को ये संदेश दे दिया कि जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, उसके प्रति जो भारत का उसके साथ भारत के संबंध पर जो कांग्रेस की नीति है, वह नीति दोस्ताना नीति है और इसमें चाइना के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो जो आनंद शर्मा एक और प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई हम कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट को डिजोन करते हैं और हम ये मानते हैं कि चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और इस दोस्ती को कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मानती रही है। 1962 से ही, जब चाइना ने बुरी तरह भारत को कुचल दिया था और इसकी बहुत सारी भूमि हड़प ली थी, तो उस समय से ही भारत की तरफ से कांग्रेस चीन को अपना दोस्त मानने लगा। यानी ऐसा कंट्री जो भारत को नुकसान पहुंचाए, भारत पर हमला करे, भारत की भूमि छीन ले, ऐसे देश को दोस्त मानना है। कांग्रेस की नीति है। और आनंद शर्मा ने कहा कि भाई दोनों बहुत पुरानी संस्कृति वाले देश हैं और दोनों 21वीं सदी में अपना बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। दोनों बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक्चुअली अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस ने लोकसभा में अपना नेता तो बना दिया, लेकिन उनको यही पता नहीं चलता है कि लोकसभा के अंदर या बाहर मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जो बोल जाते हैं उस पर कांग्रेस विरोध कर देती है कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, और जो नहीं बोलते हैं उस पर पार्टी उनको बोलती है कि तुम बोलते क्यों नहीं। अब जैसे CAA हो गया, NRC, NPR, ऐसे मुद्दे पर जो हमारे अधीर रंजन चौधरी हैं, इनको कांग्रेस ने कहा कि बस गवर्नमेंट जो भी बोले उसका विरोध करना है।
वो इतना उलूल जलूल तरीके से लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट के स्टैंड को डिनाई करना शुरू किया कि सारी बातें हास्यास्पद हो गई, जो आप लोगों ने टीवी में देखा ही हो। उसके बाद आर्टिकल 370 को कैंसिल करने वाली बात आई, तो वहाँ पर ही विरोध में उन्होंने कह दिया कि विरोध करना था, इसलिए कह दिया कि ये तो यूएन में गया हुआ मामला है, इसमें तो यूएन हस्तक्षेप करेगा, यूएन का डिसीजन होगा, हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। इस पर भी उनकी हंसी हो रही। बाद में कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो बायलैटरल इशू। तो उनको पता ही नहीं चल रहा है और पार्टी बोल भी नहीं पा रही है, बोलती भी नहीं उनको ही क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कम से कम उनको लिख करके ही दे दे कि तुम ये बोलो और ये ना बोलो किसी भी पॉइंट पे। या अधीर रंजन चौधरी साहब को चाहिए कि कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी ट्वीट करने के पहले वो जो अपने उनके मालिक हैं उनसे पूछ लिया करें कि ये बोलूं या ना बोलूं, जैसा कि मनमोहन सिंह जी किया करते थे। उसके बाद बीच बीच में अधीर रंजन चौधरी को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट सही है तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो वही जब ये कोरोना को टैकल करने की बात आई तो इस पर उन्होंने मोदी सरकार की काफ़ी तारीफ़ की कि भाई मोदी सरकार कोरोना महामारी को बिल्कुल सही ढंग से डील कर रही है। इस पर भी जो उनके मालिक थे उनको बेचैनी हो गई, उनको गुस्सा आ गया, उनको लगा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पार्टी छोड़ करके मोदी के को ज्वाइन करने जा रहा है। अब कल ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि श्रमिकों को देश के किसी पार्ट से उनके घर तक पहुंचाने में मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके कारण भी कांग्रेस में जो उनके मालिक हैं उनको छटपटाहट होने लगी और उसका विरोध कर दिया। तो इस ढंग से कांग्रेस को भी पता नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ विरोध करना है, कहाँ नहीं करना है। इसके कारण वो अपने लोकसभा में जो अपना नेता है उनका अधीर रंजन चौधरी, उसको भी गाइड नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो भाई कम से कम अधीर रंजन चौधरी को साथ में बैठा करके पार्टी के नेता उनको ट्यूशन दे दें कि लोकसभा में पार्टी के नेता होने के नाते तुम्हें किस ढंग से बोलना है, या उसको फ्री छोड़ दें। कुछ हो नहीं पा रहा। चलिए अब इसी में हम क्या देखते हैं कि आजकल जो देश के अंदर बैठे हुए देश के शत्रु हैं वो बार बार कुछ ना कुछ नए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शाहीन बाग का इस्तेमाल किया, दिल्ली में दंगा का इस्तेमाल किया, कोरोना वायरस को अपने यहाँ इंपोर्ट किया, कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाने वालों की सहायता की, उनका बचाव किया, उनका पक्ष लिया। फिर पालघर में 2 साधुओं को मरवा दिया। आज पता चला है कि उन 2 साधुओं के लिए जो वकील साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो जो एक्सीडेंट है ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया गया है। जैसे कि राजेश पायलट साहब का एक्सीडेंट हुआ था या माधवराव सिंधिया जी का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ उसी टाइप का एक्सीडेंट ये वकील साहब का भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो एक्सीडेंट भी एक हथियार हो गया कि जिनको हम पसंद नहीं करते हैं उनको रोड एक्सीडेंट करा करके, प्लेन एक्सीडेंट करा करके, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट करा करके या किसी और ढंग से वहाँ से उसको इस धरती से ही ख़त्म कर दिया जाए। तो पालघर में सन्यासियों को मरवा करके भी एक नया हथियार ये इस्तेमाल किया, और उसके पीछे एक मेन पर्पस था कि किसी तरह सन्यासियों को जब मारा जाएगा तो इसमें दंगे भड़क उठेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, संबित पात्रा, इन लोगों के खिलाफ हजारों FIR दर्ज हो गए पूरे देश में। ये एक अलग ढंग का हथियार इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो देश के दुश्मन देश के अंदर बैठे हुए हैं वो FIR के मार्फत देश के जो भक्त हैं, भारत भक्त हैं, उनको पूरी उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, उनकी हिम्मत को चकनाचूर करने के लिए एक नया हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फेक न्यूज़ का चक्कर है। फेक न्यूज़ में तो
इन लोगों ने अमित शाह को कैंसर तक गले में डाल दिया कि अब तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। जो जैन मुनि हैं श्री श्री 108 सूर्य सागर जी महाराज, जो हमेशा भारत के पक्ष में बोलते हैं, भारत भक्तों के पक्ष में बोलते हैं, भारत को मजबूत करने की बात करते हैं, उनके लिए फेक न्यूज़ फैला दिया कि उनके ऊपर गुजरात सरकार लगातार दबिश दे रही है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस जहाँ तहाँ दौड़ रही है। भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि पुलिस उनको पकड़ेगी? यह भी फेक न्यूज़ था। ऐसे ही देश को बदनाम करने के लिए कि देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में ताकि देश बदनाम हो। यहाँ तक कि हमारे दिल्ली में ही जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जफरुल इस्लाम खान साहब, उन्होंने तो धमकी तक दे दी कि अगर हम दूसरे मुस्लिम देशों को भारत की शिकायत कर दें तो यहाँ पर जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तो इस ढंग से भी कहने का मतलब कि फेक न्यूज़ भी एक हथियार हो रहा है, FIR भी एक हथियार हो रहा है। इन हथियारों का इस्तेमाल करने का जो इनका मुख्य पर्पस है कि जो भारत भक्त हैं उनके मनोबल को तोड़ा जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए पुलिस के द्वारा, साथ ही उन लोगों का धन व्यय करवाया जाए, उनका समय बर्बाद करवाया जाए, और इसके साथ साथ देश की जो न्यायपालिका है उसका समय बर्बाद किया जाए। उसके ऊपर इतने सारे ऐसे फेक केस डाल दिए जाएं कि उस बोझ से ही वो न्यायपालिका हमारी अपंग हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। तो इस तरह से नए नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। उसी में एक नया हथियार शुरू हो गया, एक्सीडेंट। अगर हम देखें तो पहले भी इस ढंग से एक्सीडेंट कराए गए हैं हमारे देश में, लेकिन अभी जो हमले हो रहे हैं उसमें हथियार के तौर पर फिर से एक्सीडेंट का इस्तेमाल होने लगा। अब देखिए आगे कौन कौन से नए हथियार इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन सब के लिए हम भारत भक्त भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि भारत के दुश्मन पूरी तरह एकजुट हैं, पूरी तरह संगठित हैं, मोर्चे पर पूरी तरह तैनात हैं, और हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। हम लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, कई तरह के विभेदों में विभाजित हैं। जल्दी से जल्दी हम संगठित हों तभी हम बच सकते हैं। देखिए अभी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तो एक विशेष समुदाय के लोगों को बंगाल की सरकार के अंदर जो पुलिस है सहायता कर रही है भारतवंशियों का सर्वनाश करने में। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कई मंदिर तोड़े गए, कई घर तोड़े गए, कई दुकानें जला दी गई और लाशें बिछाई जा रही हैं वहाँ पर। लोगों को जला दिया जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आपने बिहार में ही पढ़ा होगा कि बिहार में एक जायसवाल परिवार था, उस परिवार का 15 साल का एक बच्चा, उसको पकड़ के एक निर्माणाधीन मस्जिद में कुछ लोग ले गए और उसको वहाँ पर काट दिया गया इस बहाने कि इस लड़के को काट करके हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो हमारी मस्जिद मजबूत बनेगी। इस तरह के कांड हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। संगठित होने का मतलब कि एक संगठन बनाए, अम्ब्रेला संगठन बनाए, उस संगठन के अंदर सारे भारतवंशी संगठित हों, एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे के साथ लगातार संबंध बनाए रखें, और जहाँ पर भी जरूरत पड़े संगठन के लोग पहुँचें। नहीं तो आज जो बंगाल में हो रहा है, कल को मेरे साथ, हमारे साथ, हम सभी के साथ हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग संगठन का काम शुरू करें, अपने आप को संगठित करें, एकजुट करें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।